हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म होली स्पाइडर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मिडिल ईस्ट देशों में कानून कितने सख्त हैं। चोरी, हत्या और रेप जैसे अपराध करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका अपराध सिद्ध हो गया तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। आज मैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसने एक दो नहीं 16 वेश्याओं को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उस हत्यारे ने कोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही जिससे वहाँ की जनता उसके समर्थन में आ गई। लेकिन 16 हत्या करने के बाद भी उसने कोर्ट में ऐसी क्या दलील पेश की जिससे लोग उसे सही ठहराने लगे। इस पूरे मामले को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ईरान के एक शहर मशाद से हुई। रात के समय एक महिला तैयार होकर कहीं जा रही है। इस महिला का नाम सारा है। घर पर उसकी छोटी बेटी सो रही है। उसके जागने तक सारा वापस आ जाएगी। यहाँ हमें पता चला कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है। बाहर वो एक अमीर शख्स के साथ चली गई। सड़कों पर वो एक बूढ़ी महिला के पास गई जो पिंजरे में चिड़ियों को बेच रही थी। उसके साथ ही ये बूढ़ी महिला नशीले ड्रग भी बेचा करती थी। जब सारा ने उससे ड्रग मांगा तो उसने पहले का उधार चुकाने को कहा। सारा ने कहा आज रात उसे 2-3 क्लाइंट और मिल जाए, उसके बाद वो उसका सारा उधार चुका देगी। वो महिला मान गई, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए नशे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। ऊपर से चारों तरफ पुलिस का डर, क्योंकि ईरान में प्रोस्टिट्यूशन बैन है। अगर वो पकड़ी गई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वो एक सुनसान जगह खड़ी होकर दूसरे शख्स का इंतज़ार करने लगी। एक आखिरी क्लाइंट मिल जाए, उसके बाद वो अपने घर चली जाएगी। तभी वहाँ मोटरसाइकिल पर एक शख्स आया। सारा ने उसे पहले पैसे दिखाने को कहा, क्योंकि ले जाने के बाद लोग अक्सर पैसे नहीं देते थे। उस शख्स ने उसे पैसे दिखाए और वो उसके साथ चली गई। उसने गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रोक दी। उस शख्स ने कहा, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। सारा उसके साथ सीढ़ियों से ऊपर गई, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। उसने वापस जाने की इच्छा जताई, लेकिन वो शख्स जिद करने लगा। जब वो जाने लगी तो वो शख्स भागता हुआ उसके पीछे आया और उसके ही स्कार्फ से उसकी गर्दन दबा दी, जिससे सारा की वहीं मौत हो गई। उसके बाद वो शख्स उसकी लाश को अपनी मोटरसाइकिल पर रख एक सुनसान जगह ले गया और वहीं उसकी लाश छोड़ दी। सारी चीज़ों को देख हमें पता चलता है कि ये काम इस शख्स ने पहली बार नहीं किया है। दूसरे दिन हम उसी शहर में एक महिला को बस से उतरते हुए देखते हैं। उसका नाम रहीमी है, जो एक पत्रकार है। यहाँ उसे देख पता चलता है कि शायद से वो इस शहर में पहली बार आ रही है। वो शायद से उसी केस की छानबीन के सिलसिले में आई है। कोई भी उस कातिल के बारे में नहीं जानता। लोग उसे होली स्पाइडर कहकर बुलाते हैं। जब वो एक होटल में रूम लेने आई तो वहाँ भी उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ कोई पुरुष नहीं। इसलिए होटल मैनेजर ने उसे रूम नहीं दिया, जो कि उसने पहले से इस होटल में रिजर्वेशन कराया था। लेकिन उन्होंने उसका रिजर्वेशन रिजेक्ट कर दिया। जब रहीमी ने उसे बताया कि वो एक पत्रकार है तो उन्होंने उसे रूम दे दिया। रहीमी की बातों से पता चलता है कि वो एक बेबाक और निडर महिला है। रूम में जाकर उसने बुर्का पहन लिया और अपने जेब में पॉकेट नाइफ रख ली और निकल गई शहर की उस भीड़ में। शायद उसे किसी से मिलने जाना है। किसी तरह बस की भीड़ में धक्के खाकर वो उसी शहर के एक पत्रकार के यहाँ पहुँची। उसका नाम शरीफी है। शायद दोनों एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। यहाँ शरीफी ने शहर में लगातार होती हुई हत्याओं से जुड़ी हुई सारी खबर उसे दी। लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, पर पुलिस के हाथ उस कातिल का एक भी सुराग नहीं। यहाँ रहीमी को समझ आ गया, या तो कातिल बहुत ज़्यादा होशियार है या फिर पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही। यहाँ शरीफी ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई, जिसे सुनने के बाद रहीमी एकदम से दंग हो गई। यहाँ उसने बताया कि हर बार कत्ल करने के बाद कातिल उसे पीसीओ से कॉल करके लाश की लोकेशन बताता है। रहीमी इस बात पर हंस पड़ी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा।
वो कॉल करके शरीफी को लाश वाली जगह की जानकारी दे देता है। शरीफी ने किलर से जुड़ी उसे और भी बातें बताई, जैसे कि उस कातिल को किलर सुनना नहीं पसंद। वो चाहता है कि लोग उसके कारनामे को जिहाद समझे। रहीमी उसकी सारी बातों को नोटपैड में लिखने लगी, पर शरीफी ने उसे नोट करने से मना किया, क्योंकि ये कोई आम केस नहीं है। ये केस रिलीजन से जुड़ा हुआ है और इसलिए उसे इस केस पर काम करने से मना किया गया है। यानी कि शरीफी पर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज और वहाँ की पुलिस का दबाव है। रहीमी ने उसे डरपोक और कायर बुलाया। शरीफी ने उसे उस कातिल की आवाज़ भी सुनाई जो उसने कॉल द्वारा रिकॉर्ड की थी। उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो कातिल खुद चाहता है कि लोगों को उसके बारे में पता चले और देश भर में उसके काम को जाना जाए। उसके बाद दूसरे दृश्य में हम एक शख्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखते हैं। ये कोई और नहीं, वही कातिल है जिससे सारे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पर किसी को इस बात की खबर भी नहीं कि ये कातिल उनके बीच ही एक आम जिंदगी जी रहा है। इसका नाम सईद है। काम से घर जाते वक्त रोज़ वो एक अखबार की दुकान पर रुक जाता, अपने बारे में छपी हुई खबर देखने के लिए। लोगों ने उसे स्पाइडर किलर का नाम दिया था। जब भी वो अपनी खबर अखबार के पहले पन्ने पर देखता तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती और वो काफ़ी खुश होता कि उसके काम को देश भर में जाना जाने लगा है और लोग हर जगह उसकी ही बातें कर रहे हैं। सईद के घर की दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक सोल्जर था जो इराक और ईरान वॉर में लड़ चुका है। पर घर का नज़ारा देख हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सईद की पत्नी है और उसके 3 बच्चे भी। ये सब सच में बहुत ज़्यादा अजीब था। सईद घर में एकदम नॉर्मल ढंग से रहता, मानो जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। ना तो पत्नी को खबर और ना ही उसके बच्चों को कि वो जिसके साथ रह रहे हैं वो एक हत्यारा है। अगले दृश्य में हम रहीमी को पुलिस स्टेशन में बैठा देखते हैं। वो वहाँ के सीनियर ऑफिसर रोस्तमी से मिली, पर उस ऑफिसर की बातों से उसे ऐसा लगा जैसे पुलिस इस काम को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही। यहाँ कातिल को पकड़ना बेहद ज़रूरी था, पर इस बात की कुछ खास चर्चा नहीं है। रहीमी ने उससे केस के डॉक्यूमेंट्स मांगे, पर रोस्तमी ने उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने से मना कर दिया। शाम वो सड़कों पर भटकने लगी। शहर की इस भीड़ में एक कातिल को ढूंढना मानो रेत में सुई ढूंढने जैसा था, पर कहीं न कहीं से तो उसे शुरुआत करनी ही होगी। उसने होटल के बाहर एक महिला को खड़े देखा जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। एक शख्स उसे होटल में ले गया। उसके बाद रहीमी रात अपने होटल में बैठ अपने एडिटर को आज दिन भर की जमा की हुई जानकारी दे रही है, जिसमें कुछ भी छपने जैसा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कातिल को लेकर कुछ भी नया नहीं। अगले दृश्य में हमें सईद को लेकर और भी चौंकाने वाली चीज़ें देखने मिलती हैं। वो नियमित रूप से मॉस्क में जाकर प्रेयर भी करता था। दिन में प्रेयर और रात होते ही एक नए शिकार की तलाश में निकल जाता, मानो उसे अपने द्वारा की गई किसी भी हत्या पर कोई भी पछतावा नहीं। हर रोज़ वो इसी तरह करता, वो किसी को नहीं छोड़ता। एक रात उसने एक 60 साल की प्रोस्टिट्यूट को ले जाकर उसकी भी हत्या कर दी और हर रोज़ की तरह वो फ़ोन करके शरीफी को जगह की जानकारी दे देता। दोनों वहाँ से डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए, शायद उन्हें वहाँ से कोई खबर मिल जाए। उसने इस मुद्दे को एक सोशल मुद्दा बताया, जैसा कि शहर में लोग इन हत्याओं को एक रिलीजियस ढंग से देख रहे थे। वहाँ उस जज द्वारा कही गई काफ़ी बातों से रहीमी सहमत हुई, पर काफ़ी बातों से वो निराश भी हुई। उन वैश्याओं के मरने का उसे कोई गम नहीं, शायद उस शहर की जनता में भी इसका ज़रा भी खौफ नहीं। रहीमी वहाँ से चली गई। उसने फैसला किया कि वो खुद किसी प्रोस्टिट्यूट से मिलकर बात करेगी। किसी न किसी ने तो उस कातिल को ज़रूर देखा होगा। यहाँ सईद अपनी ज़िंदगी को एक बेबाक ढंग से जी रहा था, जिसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं। वो शहर में जहाँ कहीं भी लोगों को कातिल की चर्चा करते सुनता तो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता। उसे अपने बारे में सुन काफ़ी सुकून मिलता। सईद की पत्नी फ़ातिमा और उसका घर थोड़ी दूरी पर ही है, इसलिए घर पर अक्सर फ़ातिमा का पिता आ जाता, पर सईद उसे ज़रा भी पसंद नहीं करता।
क्योंकि उसकी बातें सईद की सोच से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। दूसरी रात रहीमी उसी होटल में गई जिस होटल में उस रात उसने उस प्रोस्टिट्यूट को जाते हुए देखा था। वो महिला वॉशरूम यूज़ करने होटल में आई थी। रहीमी ने उसे देखा, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने उस महिला को अपने पास बुलाया और उसे पीने के लिए जूस दिया क्योंकि उसे भूख लगी थी। उस महिला ने अपना नाम सोगरा बताया। रहीमी ने उससे बातों बातों में ही पूछ लिया, क्या उसने कातिल को यहाँ देखा है? सोगरा पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में थी, उसे कुछ भी नहीं पता और वो वहाँ से उठकर चली गई। यहाँ भी रहीमी को कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन सईद अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पिकनिक पर गया था। वहाँ खेलते वक्त उसके बेटे ने फुटबॉल मारी और वो सीधा आकर सईद के सर में लगी और उसने मारने के लिए अपने बेटे अली को दौड़ा लिया, पर किसी तरह फातिमा ने उसे शांत कराया। अपने पिता की इस हरकत से अली काफ़ी डर गया। वहाँ हम देखते हैं सईद बच्चों की तरह रोने लगा, जो कि काफ़ी अजीब था और साफ पता चलता है कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं। फातिमा सईद को लेकर वहाँ से चली गई क्योंकि अगर इस तरह से उसे किसी ने यहाँ देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। शाम सईद ने पत्नी और बच्चों को फातिमा के माता पिता के घर पर छोड़ दिया और खुद नहीं गया। उसने फातिमा से कहा कि उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, जल्द ही उसे निपटा कर आ जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं उसे कौन सा ज़रूरी काम है। वो रात अपने शिकार को ढूंढने निकल गया। उसने अपने कार में एक प्रोस्टिट्यूट को बिठा लिया। ये कोई और नहीं, सोगरा थी और उसे अपने घर ले गया। वो हर किसी को अपने घर पर ले आकर ही मारता जब उसकी पत्नी और बच्चे बाहर होते। सोगरा को भूख लगी थी, उसने उसे खाने के लिए एप्पल दिया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं, अभी तक उसने एप्पल का एक ही बाइट लिया था कि सईद खिड़की खोलने के बहाने उसके पीछे गया और उसके स्कार्फ से ही उसका गला दबा दिया, जिससे सोगरा की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। वो अपने हर शिकार को इसी तरह से मारता क्योंकि इससे ज़्यादा देर भी नहीं लगती और ज़्यादा खून खराबा भी नहीं होता था। तभी उसे बिल्डिंग के नीचे से फातिमा की आवाज़ आई। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो वक्त से पहले ही लौट आई थी। उसने जल्दी से सोगरा की लाश को वहीं कारपेट में लपेट दिया। वो अपनी माँ के लिए अचार ले जाना भूल गई थी। जब उसने रोल कारपेट देखा तो सईद ने बताया, छत की पाइप में लीकेज है, इसीलिए उसे कारपेट रोल करना पड़ा। उसने फातिमा को शक ही नहीं होने दिया कि कारपेट में एक लाश है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने लगा। यहाँ उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा कहा जिससे सईद थोड़ा डर सा गया। उसके पड़ोसियों ने फातिमा को बताया था कि कुछ दिन पहले उन्होंने सईद को घर में एक अनजान महिला को लाते हुए देखा था। फातिमा डर गई कि कहीं सईद दूसरी शादी करने की तो नहीं सोच रहा, पर सईद ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो कभी किसी महिला को घर में नहीं ले आया। शायद से पड़ोसियों को कोई गलतफहमी हुई होगी। सुबह शरीफी और रहीमी उस लाश की लोकेशन पर पहुंच गए। जैसा कि हम जानते हैं, सईद फ़ोन पर ही शरीफी को लाश की लोकेशन बता देता था। वहां पुलिस पहले ही मौजूद थी क्योंकि शरीफी उन्हें पहले ही खबर दे देता था। रहीमी ने जब लाश देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि सोगरा से वो एक रात पहले ही मिली थी। उसे यकीन नहीं था उस कातिल का अगला शिकार सोगरा ही बनेगी। उसे उल्टियाँ होने लगी क्योंकि लाश पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गई थी। पर यहाँ भीड़ में हमें कुछ अजीब देखने मिलता है। वहाँ उस भीड़ में सईद भी मौजूद था, पर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं कि वही कातिल है। रात जब रहीमी अपने होटल में थी तो वहाँ ऑफिसर रोस्तमी आ गया। वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया था। उसने बताया कि सोगरा प्रेग्नेंट थी। ये सुन रहीमी काफ़ी शॉक्ड हो गई, पर यहाँ रोस्तमी कुछ और ही इरादे से आया था। सरल भाषा में कहा जाए तो वो रहीमी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है, पर रहीमी उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं। उसने रहीमी से बताया कि वो तेहरान में हुए उसके और एडिटर के कंट्रोवर्सी को अच्छी तरह से जानता है, पर यह बात गलत थी। पहले रहीमी जिस न्यूज़ कंपनी के लिए काम करती थी, उसके एडिटर ने रहीमी से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब उसने एडिटर के खिलाफ आवाज़ उठाई
तो लोगों ने रहीमी को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक पुरुष था और पावरफुल भी। वहाँ की अदालतों में महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, और उसी बात का कलंक रहीमी के माथे पर आज तक लगा है। जब भी कोई उस घटना का जिक्र करता है तो वो बुरी तरह से डर जाती है। वो रोने लगी। रोस्तमी वहाँ से चला गया। रहीमी को भी पता चल गया कि जिस शहर को ये होली सिटी कहकर बुलाते हैं, पर वहाँ रहने वाला हर एक पुरुष जिस्मानी भूख से भरा पड़ा है। वैश्याएं अपना जिस्म तभी बेच रही हैं जब इस शहर में जिस्म के खरीदार हैं। दूसरे दिन जब सईद तैयार हो रहा था तो उसकी बेटी को सोफ़ा के नीचे से एक आधा खाया हुआ सेब मिला। ये वही सेब था जो सोगरा ने उस रात खाया था। उस पे उसकी लिपस्टिक के निशान भी थे। वो देखते ही सईद काफ़ी डर गया और उस सेब को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसके बाद सईद पूरे हॉल को चेक करने लगा कि कहीं उसका कोई और सामान गलती से यहाँ छूट न गया हो। दूसरे दिन रहीमी और शरीफी एक घर के बाहर पहुँचे। वो घर सोगरा का था, जहाँ सिर्फ उसकी माँ रहती है। जब उसने उससे सोगरा का जिक्र किया तो वो एकदम से गुस्सा हो गई और रहीमी को वहाँ से भगाने लगी कि वो किसी सोगरा को नहीं जानती। पर अचानक से वो सोगरा का नाम लेकर रोने लगी, क्योंकि मौत की खबर ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वहाँ उसने काफ़ी बातों का खुलासा किया कि एक शख्स मोटरसाइकिल पर हर रात आता है और वो पहले भी उसी जगह से 2 प्रोस्टिट्यूट्स को और ले जा चुका है। ये बात सोगरा की माँ को रसूल ने बताई थी, जो कि एक म्युनिसिपल कर्मचारी है, और उसने ही उस मोटरसाइकिल वाले शख्स को कई बार देखा है। पर ये सभी बात सोगरा की माँ ने पुलिस को नहीं बताई। उसने बताया कि पुलिस का काम तो वो किलर कर रहा है, जो शहर की प्रोस्टिट्यूट्स को एक एक करके मार रहा है, तो पुलिस उस कातिल को पकड़ने में अपना वक्त क्यों ख़राब करेगी। उस रात रहीमी उसी जगह आ गई जहाँ से सोगरा गायब हुई थी। वहाँ वो काम करने वाले रसूल से मिली। उसने उस कातिल को 4 से 5 बार देखा है। रसूल ने उसे मना किया कि वो पुलिस को उसका नाम न बताए, क्योंकि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी शांति से जीना चाहता है। रहीमी ने कॉल करके शरीफी को उस जगह आने को कहा। शायद आज भी वो कातिल अपने अगले शिकार के लिए ज़रूर आएगा। पर सईद बहुत ही ज़्यादा होशियार था। वो हर दिन अलग जगह से महिलाओं को उठाता। आज रात भी वो एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर ले आया, पर यह कत्ल उसके लिए इतना आसान नहीं था। वो महिला काफ़ी फुर्तीली थी। उसे मारने में सईद के पसीने छूट गए, क्योंकि अक्सर वो जिन महिलाओं को उठाता या तो उनकी उम्र ज़्यादा होती या तो वो नशे में होती, जिससे उन्हें मारना आसान हो जाता। वो महिला वेट में काफ़ी भारी थी, जिसे घसीटते वक्त वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और उसके हाथ में चोट आ गई। किसी तरह उसने लाश को पीछे बिठाया और खुद को रस्सी से बांध दिया, और बिना किसी डर के वो लाश को ठिकाने लगाने ले जाने लगा। ये सब सच में काफ़ी अजीब था। यहाँ रहीमी को उस कातिल का इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई, पर उस जगह कोई नहीं आया। शरीफी ने उसे वहाँ से चलने को कहा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई आएगा, क्योंकि वहाँ से सारी प्रोस्टिट्यूट्स जा चुकी थी। रहीमी ने कसम खा ली थी वो हर रोज़ उसका वही इंतज़ार करेगी और वो एक दिन ज़रूर आएगा। दूसरे दिन वो अखबार की दुकान पर गया, पर किसी भी अखबार में उस स्पाइडर किलर की कोई खबर नहीं। शायद से अब लोग इस खबर से ऊब चुके थे, क्योंकि इस मर्डर में कोई ट्विस्ट और रोमांच लोगों को नहीं मिल पा रहा था। अपनी खबर न पाकर सईद को बहुत गुस्सा आया। उसकी दूसरी रात रहीमी एक प्रोस्टिट्यूट की तरह तैयार हुई और उसी जगह खड़ी होकर उस मोटरसाइकिल किलर का इंतज़ार करने लगी, पर वहाँ वो अकेली नहीं थी। दूर गाड़ी में बैठा शरीफी उस पर नज़र रखे हुए था, और तभी वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला आकर रुका। ये कोई और नहीं, सईद ही था। पर रहीमी को यकीन नहीं कि ये वही किलर है या कोई और है, पर वो सईद के साथ चली गई, क्योंकि वो इस मौके को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। शरीफी उसका गाड़ी से पीछा करने लगा, पर अचानक से सईद अपनी गाड़ी लेकर किस ओर मुड़ गया, शरीफी को पता ही नहीं चला। अब रहीमी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब रहीमी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसे अपना बचाव खुद करना होगा।
वो उसे अपने घर में ले गया। रहीमी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। वो काफ़ी डरने लगी क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं, अगर ये शख्स ही किलर निकला तो उसका अगला कदम क्या होगा। यही सोचकर उसके पसीने छूटते जा रहे थे। उसने अपनी जेब से पॉकेट नाइफ निकाली और रिकॉर्डर ऑन करके अपनी जेब में रख लिया। सईद ने उसका नाम पूछा पर उसने अपना गलत नाम बताया। सईद की उठाई जाने वाली प्रोस्टिट्यूट्स में सबसे खूबसूरत रहीमी थी। वो उसके पास आया और उसका गला दबाने लगा। रहीमी ने अपने पॉकेट नाइफ निकाल ली और डोर ओपन करने को कहा, पर उसने चालाकी से फिर रहीमी पर हमला कर दिया। वो उसका गला दबाने लगा। उसकी हाथों की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। रहीमी ने उसके हाथ पर लगी चोट को दबाया, जिससे उसने हाथ हटा लिया। वो भागकर खिड़की पर गई और चिल्लाने लगी। अब सईद पूरी तरह से डर गया क्योंकि उसकी आवाज़ सुन आसपास के पड़ोसी जाग गए थे और वो रहीमी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो चिल्लाना बंद करे क्योंकि उसका एक परिवार भी है। उसने दरवाज़ा खोला और रहीमी वहाँ से भाग निकली। उसके बाद सईद बिस्तर पर जाकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके सारे किए कराए पर पानी फिर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे दिन ही सुबह उसके घर पुलिस आई और उसे उठा ले गई क्योंकि पुलिस को रहीमी ने सारी बात बता दी थी। पत्नी और बच्चे कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर बात क्या है। उसी दिन कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को खबर दी गई कि स्पाइडर किलर पकड़ा गया है। रात अली ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर पुलिस उसके पिता को क्यों ले गई। पहले तो फातिमा ने उसे बताना ठीक नहीं समझा, पर उसके बार बार पूछने पर उसने बता ही दिया कि उसके पिता शहर में घूम रही प्रोस्टिट्यूट को नर्क में पहुंचाने का काम कर रहे थे। यहाँ हमें फातिमा की बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि सईद ने 16 महिलाओं की जान ले ली और फातिमा उसके इस कारनामे को ग्लोरीफाई करके बता रही है। सिर्फ फातिमा ही नहीं, शहर में हर कोई सईद के साथ खड़ा था, जैसे वो कोई मसीहा हो। हर जगह उसकी तारीफ होने लगी। बड़े ही अजीब लोग थे इस शहर में, जिसे उन 16 महिलाओं को छोड़ एक कातिल की चिंता होने लगी। कोर्ट में सईद पर मुकदमा चलाया गया। सईद ने कोर्ट में अपना जुर्म भी कबूल किया कि उसने ही सारी महिलाओं को मारा और उसे इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है। पर अभी कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी था क्योंकि अभी भी कुछ बातें बाहर आनी बाकी थी। दूसरे दिन रहीमी एक विक्टिम के घर पर गई। वो चाहती थी कि उसके माता पिता जाकर कोर्ट में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की अर्जी लगाए, जिससे सईद को जल्दी सज़ा मिले। यहाँ पता चलता है 2 दिन पहले कुछ लोग उसके घर पर आए थे। उसके माता पिता को कन्विंस किया कि वो सईद को माफ़ कर दे। यहाँ तक कि उन्होंने पैसे भी ऑफ़र किए, पर उसके पिता ने वो पैसे नहीं लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक कातिल को बचाने के लिए शहर के ही कुछ लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उस विक्टिम के माता पिता ने कह दिया कि वो इस मामले को नहीं खींचना चाहते और उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी मारी गई। रहीमी वहाँ से निकल गई। उसे डर था कि कहीं सईद सज़ा से बच न जाए, पर रहीमी को देख लगता नहीं कि वो ऐसा होने देगी। हम देखते हैं फातिमा ने सईद को बचाने के लिए लॉयर अपॉइंट किया, पर लॉयर काफ़ी हिचकिचा रहा था क्योंकि ऐसे घिनौने केस में कोई भी अपना हाथ नहीं डालना चाहेगा और जल्द ही इलेक्शन आने वाले थे, तो सरकार लोगों पर दबाव बना रही थी जल्द से जल्द इस केस पर कोई फैसला सुनाया जाए। लॉयर ने बताया, डिफेंस में अब एक ही रास्ता है। अगर कोर्ट में सईद ये स्वीकार कर ले कि उसे दिमागी बीमारी है तो वो बच सकता है। रात फातिमा के पिता ने बताया कि वो सईद को कुछ नहीं होने देगा। दूसरे दिन कोर्ट में फिर से ट्रायल चलाया गया, जहां सईद को अपनी मेंटल इलनेस को साबित करना था, पर जज के पूछने पर उसने अपना बयान बदल दिया और उसने बताया इस हत्या को करने के पीछे उसके रिलीजियस मोटिवेशंस थे। उसने बताया वो पागल है तो बस इमाम रेज़ा के लिए, जो कि वहाँ का 8वां शिया इमाम है, और उसने साबित कर दिया कि वो पागल नहीं है। उसे वापस से सेल में ले जाया गया। दूसरे दिन फातिमा उससे मिलने आई। वो रोने लगी क्योंकि उसे बचने का एक मौका मिला था।
उसने वो भी गंवा दिया। वहाँ उसका बेटा अली भी उससे मिलने आया। वहाँ सईद बताने लगा कि कैसे गला दबाकर वो महिलाओं को मार देता था। अली उसकी बातों को काफ़ी इंजॉय करने लगा। सईद को ज़रा सा भी पछतावा नहीं। दूसरे दिन फ़ातिमा से मिलने उसके घर रहीमी और शरीफ़ी आए, पर यहाँ फ़ातिमा को नहीं लगता कि उसके पति ने कुछ भी गलत किया है। उसने भी शहर में रहने वाली वेश्याओं को दोष देना शुरू कर दिया। सईद और फ़ातिमा के सोच में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। कोर्ट के बाहर सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सईद अजीमी को छोड़ देना चाहिए। उस प्रोटेस्ट को देख अली काफ़ी खुश हुआ। यहाँ फ़ातिमा ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन ये सब चलेगा, उसके बाद ये सभी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएंगे, पर हमें सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। फ़ातिमा की कही बातें बिल्कुल सही थी। रहीमी ने उसके सेल में जाकर सईद का इंटरव्यू भी लिया। उसने रहीमी को अपना 17वां विक्टिम बताया, पर उस रात वो बच निकली। उसने यहाँ तक कहा कि उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी उसे शहर को पूरी तरह से साफ करना है। दूसरे दिन उसे कोर्ट में सज़ा सुनाई गई। पहले तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे और उसके बाद फांसी दे दी जाएगी। उसी दिन सेल में उससे मिलने फ़ातिमा का पिता और उसका लॉयर आया। उसने यकीन दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने उसे बचाने की सारी प्लानिंग कर ली है। ये सुनते ही सईद खुश हो गया। उसने बताया कि फांसी वाले दिन उसे कार में बिठाकर निकाल लिया जाएगा। इसमें सारे ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। हम देखते हैं आखिर उसके सज़ा का दिन आ ही गया। उसे कोड़े मारने के लिए एक रूम में ले जाया गया, पर रहीमी के अनुसार उसे कोड़े सबके सामने मारे जाने थे। उसे दाल में कुछ काला लगने लगा। जब सईद को रूम में ले जाया गया तो वो शख्स दीवार पर कोड़े मारने लगा और यहाँ सईद चिल्लाने का नाटक करने लगा। जब वो बाहर आया तो रहीमी ने कोड़े के निशान देखने की इच्छा जताई, पर जज ने मना कर दिया। उसके बाद उसे फांसी के लिए ले जाया गया। सईद काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे पता है कि उसे बचा लिया जाएगा, पर फांसी के वक्त रहीमी वहाँ मौजूद थी। सईद ने देखा फ़ातिमा का पिता और लॉयर वहाँ नहीं है और ना तो उनकी गाड़ी वहाँ थी। अब वो डरने लगा। फांसी का फंदा तैयार था। सईद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि जब मौत आती है तो बड़े से बड़े कातिल के गले सूख जाते हैं। उसे फांसी दे दी गई और तब जाकर रहीमी को सुकून मिला। उसके बाद शरीफ़ी ने ले जाकर उसे बस स्टेशन छोड़ा। अब वो तेहरान वापस लौट रही है, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। बस में उसने अपना कैमकॉर्डर चालू किया और उस दिन की वीडियो देखने लगी, जिस दिन वो फ़ातिमा का इंटरव्यू लेने उसके घर गई थी। जब वहाँ उसने सईद के बेटे अली से बात की तो वो बड़े गर्व से बता रहा था कि उसके पिता कितने महान थे, और वो सारी घटना उन्हें बताने लगा कि कैसे उसके पिता इन कामों को अंजाम देते थे। उसने अपनी छोटी बहन का गला दबाकर उन्हें बताया कि बिल्कुल इसी तरह से उसके पिता उन प्रोस्टिट्यूट्स को मारा करते थे और फिर कारपेट में लपेट देते, और उसने यहाँ तक कहा कि वो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करेगा, और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, सईद का जन्म 1962 में हुआ और ऐसा कहा जाता है बचपन में सईद की माँ के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और अब्यूसिव थी। सईद ने ये भी बताया कि उसकी माँ उसके शरीर को अपने नाखून से लगातार खरोंचा करती थी, जब तक कि उसमें से खून न निकल जाए। कई बार तो उसने उस मांस के टुकड़े को भी खाने की कोशिश की। इसलिए बचपन से ही महिलाओं के प्रति उसके मन में एक नफ़रत सी बैठ गई थी। ये सब कुछ उसने जेल में दिए गए इंटरव्यू में बताया था। दोस्तों, मर्डर्स के दौरान वो शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे भी थे और वो प्रोफेशन से वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। उसने कोर्ट में बताया कि जब एक बार उसकी पत्नी सड़क पर उसका इंतज़ार कर रही थी तो कुछ लोगों ने उसे प्रोस्टिट्यूट समझ लिया। उसके बाद ही उसने वेश्याओं को मारना शुरू कर दिया। सईद उन्हीं वेश्याओं को ज़्यादातर टारगेट करता जो कि ड्रग एडिक्ट होती थी, क्योंकि नशे की हालत में उन्हें मारना काफ़ी आसान हो जाता था। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2000 से लेकर जुलाई 2001 तक
उसने 16 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। उसने बताया था कि वो शहर से गंदगी का सफाया कर रहा है और उसके इस काम को ऊपर वाले ने खुद मंजूरी दी है। उसे स्पाइडर किलर इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले वो महिलाओं को अपने घर में बुलाता, फिर उसकी हत्या करके उन्हें फेंक देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपना शिकार किया करती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।